तो अभी हम बात करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड अब्यूज़। ठीक है, पहले बात करते हैं ड्रग्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रग्स, राइट। देखो ड्रग्स का सिंपल मीनिंग है दीज आर मेडिसिन्स, राइट। अब मेडिसिन यानी कि मेडिसिन का पर्पज़ हमारे लिए क्या होता है, तो जब हम बीमार हैं तब हम जाके दवाइयों को यूज़ करते हैं, बेवजह हम दवाइयों को यूज़ नहीं करते, ये बात आपको पता है। अब दवाइयाँ बेसिकली इनको क्लासीफाई अगर करना है तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, राइट। ये इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हम आपको सिंप्लीफाइड बताएंगे कि भाई दवाइयाँ कितने प्रकार की होती है, राइट। आपके लिए मैं सिर्फ 2 प्रकार के दवाइयों का क्लासिफिकेशन बताऊंगा। जब हम बीमार होते हैं तो हम बीमारी का कारण यानी कि पैथोजन जो है उसको मारने के लिए जो दवाई यूज़ करते हैं उसको जनरली हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, ठीक है। एंड दूसरी बात, अब उसके जैसे आपको बुखार आ रहा है, कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को कम करने के लिए जो दवाई हम यूज़ करते हैं ये सपोर्टिव मेडिसिन बोलते हैं, या आपके लिए मैं शब्द यूज़ करूँगा फिजियोलॉजी मॉडिफायर्स। यानी कि बीमारी की वजह से हमारी जो फिजियोलॉजी ख़राब हो गई थी उसको ठीक करने के लिए जो हम दवाइयाँ यूज़ कर रही है कॉल्ड एज फिजियोलॉजी मॉडिफायर्स। मतलब इस फिजियोलॉजी को मॉडिफाई करने की क्षमता इनमें होती है, राइट। एंड दवाइयों का सेवन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से करना होता है, यानी कि कैसे, राइट। तो दवाई का एक फिक्स्ड डोज होता है, उतना मिलीग्राम वगैरह, यानी कि इसको हम बोलेंगे ड्रग शुड बी यूज्ड इन प्रॉपर डोसेज, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि भाई दवाइयों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी बार लेना है, दिन में 3 बार, 2 बार, 1 बार वगैरह, इसको हम बोलेंगे ड्रग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड तीसरी बात इसमें ये और आती है कि भाई ड्यूरेशन, यानी कि कितने दिनों के लिए, राइट। तो इसमें 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता वगैरह वगैरह ऐसे ये डिसाइडेड मैनर में होते हैं। एंड ये जो सब डिसीजन होता है ये सब कुछ प्रैक्टिकल्स के बाद, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद सब कुछ ये किया जाता है, राइट। तो इस तरह से ये हो गया प्रॉपर यूज ऑफ द ड्रग। फिर ड्रग्स का अब्यूज मतलब क्या? अब यूज यानी कि सीधी सी बात है मिसयूज, राइट। तो मिसयूज मतलब क्या? मतलब जैसे मैंने बताया कि ड्रग्स जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके से हम नहीं ले रहे एंड उसका तो मिसयूज हो जाएगा। कैसे? मतलब जितने मिलीग्राम में लेना है, जितने डोज में लेना है उससे हम ज़्यादा डोज यूज़ कर रहे हैं, या जितने फ्रीक्वेंसी में हमें लेना है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, या जितने दिनों के लिए लेना है तो उससे ज़्यादा दिन तक हम इसको ले रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम बीमार नहीं हैं तब भी इनको अगर ले रहे तो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रग मिसयूज। बात समझ में आ रही है? अल्कोहल की बात हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो इस तरह से यह इसका डेफिनेशन बन जाता है। तो व्हेन द ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पज अदर देन मेडिसिनल यूज, आप बीमार नहीं हो फिर भी आप इसको यूज कर रहे हो अदर पर्पज के लिए, आपके प्लीजर के लिए, ठीक है। इन अमाउंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट में और फ्रीक्वेंसी, राइट, यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ले रहे हो। एंड इसकी वजह से आपके बॉडी को हार्म तो ज़रूर होगा क्योंकि ये आपकी फिजियोलॉजी को मॉडिफाई करने की क्षमता रखते हैं, राइट। तो प्रॉपर डोज में लेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट अगर डोज बढ़ रहा है या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ये हमारे लिए हानिकारक ही हो जाती है। एंड इसकी वजह से आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग अब्यूज जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, राइट, ठीक है। अब ये जो होता है ये एडिक्शन, ये अब अब्यूज के बाद जो होता है एडिक्शन ही होता है बेसिकली, राइट। तो ये बेसिकली यूथ में ज़्यादा होता है। यूथ यानी कि तरुण वर्गामध्ये ही गोष्ट जास्त पाहायला मिळते है। कोई बच्चा एडिक्शन में नहीं होता है ना बड़े। अब जो बड़े आप एडिक्शन में देखते हो उनकी जो एडिक्शन है इसी एज में लग चुका होता है, तो बात यह हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यूथ में ये एडिक्शन या ड्रग अब्यूज़ का चांसेस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बेसिकली इस बात में जजमेंट पावर नाम की जो पावर होती है इस एज में बहुत कम होती है। क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, इसकी पहचान इस एज में ज़्यादा नहीं होती। एंड इसके साथ और कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो होते हैं जो कि यानी कि एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह वगैरह जो सारी बातें हम आगे आप इस टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे कि एडिक्शन कैसे होते रहता है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से ये होती है। अब पहले हम बात करेंगे कि भाई किन ड्रग्स को हम एडिक्ट होते हैं एंड उसके कैसे कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम पहले बात करेंगे। देखो एक बात समझिए, ड्रग्स पढ़ने से पहले हमारे पास हज़ारों दवाइयाँ हैं लेकिन हम सभी दवाइयों को एडिक्ट नहीं होंगे। तो हम उनको ही एडिक्ट होते हैं जो दवाई लेने के बाद हमारे दिमाग को या हमारे बॉडी को
अच्छा फीलिंग आए, हमारे साइकोलॉजिकल फीलिंग अच्छा हो, ये फिजियोलॉजिकल फीलिंग अगर हमारा अच्छा हो रहा है दवाई सेवन करने के बाद, तभी जाके हम उस दवाई का सेवन करते हैं, नहीं तो हम सेवन नहीं करेंगे। कोई दवाई लेने के बाद अगर आपको बुरा फीलिंग आ रहा है, आपको बुरा महसूस हो रहा है, तो क्या आप उसको बार बार लोगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, तो बेसिकली बात यह हो जाती है कि अगर आपको वो दवाई लेने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है तो आप उसको बार बार लेने की कोशिश करते रहते हो, राइट। तो ऐसी दवाइयाँ कौन सी है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें आते हैं ओपियाइड्स, हमें देखना है इनको, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कैनाबिनॉइड्स, उसके बाद हमें देखना है कोका अल्कलॉइड्स, एंड देन लिसर्जिक एसिड डाईइथिल अमाइड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LSD लिखते हैं। यह एक फंगस से मिलता है, देखो ये फंगस होता है, एंड दिस इज अ ऑर्गेनाइज्ड फंगस एंड दैट इज अ क्लेविसेप्स पर्प्यूरा, राइट। उसके बाद जो हमें देखना है दैट इज टोबैको, इस टोबैको का भी बहुत एडिक्शन होता है, इसको भी हम देखेंगे। एंड बाद में हम देखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल वैसे आपको पता है, केमिस्ट्री में आप बहुत सारा इसके बारे में पढ़ चुके हो, इसके अभी हम साइड इफेक्ट इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें से जो पहली दवाई है दैट इज ओपियम। ओपियम यानी कि ओपियाइड्स, ठीक है। तो ओपियाइड्स यानी कि इस ओपियम के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं ओपियाइड्स। अब ये मोस्ट ऑफ द जो ड्रग होता है ये सभी हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, कुछ अगर एक्सेप्शन छोड़ देंगे तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपके NCERT की लाइन है, ठीक है। देखिए, अब ये ओपियम का जो प्लांट है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड एज अ पेपावर सोमनीफेरम। अब इसमें एक फ्लावरिंग ब्रांच ऊपर आती है, एंड जहाँ पे ये फ्लावर आता है वहीं पे इसका ये फ्रूट होता है, राइट। एंड इसके फ्रूट वॉल से ही बेसिकली हमें इसका ओपियम मिलते रहता है। तो ये जो फ्रूट वॉल है, देख पा रहे हो, ये फ्रूट वॉल है, इसमें ही ये ओपियम होता है। ये इसके सीड्स है, ये सीड्स आपके घर में भी होते हैं, याला आपण खसखस म्हणतो मराठीमध्ये, आणि मसाल्यामध्ये याचा वापर होतो, ठीक है। तो इसमें कोई ओपियम नहीं रहता। द ओपियम इज फाउंड ओनली इन द फ्रूट वॉल, एंड इस फ्रूट वॉल को जब हम स्क्रैच करते हैं तो उसमें से जो लैटेक्स, मिल्क या इसको हम रेजिन बोलते हैं, इसमें ही आपका जो ओपियम होता है, एंड इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ओपियोइड्स, ठीक है। तो ये जो ओपियम हमें मिल रहा है यहाँ से, तो बेसिकली इसमें आपका मॉर्फिन होता है, राइट। एंड इस मॉर्फिन का हम करते हैं एसिटाइलेशन, इट इज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अगेन, एंड इसके बाद जो मिलेगा आपको डायस्टिल मॉर्फिन। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन, ठीक है। इसको आप याद रखिए, ये आपके केमिस्ट्री में भी है एंड यहाँ से भी है। इस स्ट्रक्चर को ही आपको एग्जाम में दे सकते हैं, इसके अनुसार आपको इसके बारे में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायस्टिल मॉर्फिन बनेगा, एंड इस डायस्टिल मॉर्फिन को ही हम हीरोइन या स्मैक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो मॉर्फिन, इसका हम करेंगे एसिटाइलेशन, बनेगा डायस्टिल मॉर्फिन, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ हीरोइन और स्मैक, ठीक है। अब ये जो है ये ऐसा प्यूरिफाई करने के बाद इसका एक फाइन पाउडर बन जाता है, देख रहे हो। तो ये पाउडर जो होता है इसको अगर हम गरम करते हैं थोड़ा सा, तो ये गरम करने के बाद ऐसा ये ब्राउन कलर का लिक्विड बन जाता है, ब्राउन शुगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये लिक्विड बन जाता है, एंड इस लिक्विड को डायरेक्टली वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है। तो इसको इंट्रावेनस इंजेक्शन से लिया जाता है, या इसको अगर हम ज़्यादा ही गर्म करेंगे तो इसके भाप बनने लगते, वेपर्स बनने लगते हैं, राइट। एंड इस वेपर्स को डायरेक्टली इनहेल भी किया जाता है। आपके बुक में इसको गलती से स्नॉर्टिंग लिखा गया, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ इनहेलेशन। तो ये दो तरीके से लिया जाता है, एक तो है इंट्रावेनस इंजेक्शन और इनहेलेशन, ठीक है। अब जैसे ही हम लेते हैं, इनका इफेक्ट हमारे CNS पे होता है। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप जानते हो, ब्रेन पे इफेक्ट होता है। जितने भी ड्रग्स है उनका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे ही होता है, क्योंकि ये हमें प्लीज करवाने की कोशिश करते रहते, ठीक है। तो बेसिकली अब इन दवाइयों में दो क्लासेस आते हैं, CNS डिप्रेसेंट एंड CNS स्टिमुलेंट। तो उसमें से ये CNS डिप्रेसेंट होती है। देखो, एक फिनोमिनन याद रखिए, जब भी कोई आप CNS डिप्रेसेंट ड्रग ले रहे हो तो पहला फिनोमिनन जो आता है वहाँ पे आपको रिलैक्स मिलता है, राइट, रिलैक्समेंट मिल जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये डोज अगर बढ़ रहा है तो इसमें आपको स्लीप आ सकती है, स्लीप आ सकती है, आपको नींद आ सकती है, राइट। तो इसको हम सेडेटिव्स भी बोलते हैं। तो जो दवाइयाँ आपको स्लीप लाती है इसको हम सेडेटिव्स या ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्लीप आती है, इससे अगर ये डोज बढ़ रहा है तो आप इसमें अनकॉन्शियस हो सकते हो, अनकॉन्शियस हो सकते हो। इससे भी अगर डोज बढ़ रहा है तो आप कोमा में जा सकते हो,
एंड इससे भी अगर डोज बढ़ रहा है तो इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए दवाइयाँ ये खतरनाक होती है, क्योंकि डोज अगर गलती से ज़्यादा गया तो ये डेथ हो सकती है, राइट। तो इस तरह से ये सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग जो होता है इनमें यही आपको एक जनरल इफेक्ट मिलते आता है। तो ये इफेक्ट याद रखिए, ये इफेक्ट किसके है, सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग के होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इंसान आप देख पा रहे हो, इसने ये चम्मच में इस दवाई को लिया, लाइटर से गर्म करके या इंजेक्शन में भर के ले लिया और ये कैसा एकदम सो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग पेशेंट को सुला देते हैं, इसमें स्लीप आती है एंड ये फिनोमिनन आपको दिखता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये जो मॉर्फिन है ये मेडिकली यूजफुल ड्रग है, राइट। एंड इसमें इसका जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक ड्रग, यानी कि हमें दर्द कम करने वाली, यानी कि पेन किलर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली स्ट्रॉन्ग पेन किलर। अब बेसिकली बात यह है कि ये दवाई आपके केमिस्ट्री में भी है मेंशन एंड बायोलॉजी में भी आ रही है, इसलिए इसके ऊपर के आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। इसलिए पेन किलर दवाइयों के बारे में ज़रा हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली पेन किलर्स जो होते हैं, पेन किलर्स बेसिकली दो प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के मतलब इसमें आते हैं, पहला कैटेगरी जो है दैट इज अ नार्कोटिक पेन किलर, नार्कोटिक पेन किलर। दूसरा कैटेगरी इसमें आपको मिलेगा नॉन नार्कोटिक, राइट। तो बेसिकली आपका जो मॉर्फिन आता है ये आता है नार्कोटिक पेन किलर में। नार्कोटिक का मीनिंग क्या हो गया, इनका इफेक्ट हमारे डायरेक्टली सीएनएस पे होता है, राइट। अब जैसे कि आप जानते हो कोई भी चीज़ आपको तब ही फील होती है जब आपके बॉडी से स्टिमुलाई आपके ब्रेन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये इस पेन पाथवे में इंटरफेयर करता है, आपके जो स्टिमुला है बॉडी ऑर्गन से ये आपके ब्रेन तक जाने नहीं देते हैं, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। एंड इसलिए इसका यूज़ हम बहुत सीवियर कंडीशंस में, यानी कि सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड इसमें हम यूज़ करते हैं। कोई पेशेंट को अगर बर्निंग हो गया, जल गया बॉडी, तो इसमें भी बहुत पेन होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। या एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसमें भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत दर्द होता है, राइट। एंड इसका एडिशनल हमें बेनिफिट यह मिलता है कि भाई इसमें पेशेंट सो जाता है, आराम की कंडीशन में जाता है, इसलिए इनको सिर्फ हम डॉक्टरों की सलाह से मेडिकल कंडीशंस में ही, यानी कि सीवियर पेन में ही यूज़ करते हैं, राइट। अब नॉन नार्कोटिक पेन किलर के जो एग्जांपल्स है आपका पैरासीटामोल, राइट, एंड एस्पिरिन, ये दवाइयाँ हम सिंपल पेन में यूज़ करते हैं। इनमें भी पेन किलिंग की कैपेसिटी होती है, बट दीज आर नॉन नार्कोटिक। ये बेसिकली आपके इन्फ्लामेटरी साइट पे, ये कोई आपके सीनेस पे काम करने वाले है ही नहीं, ये आपके सिर्फ इन्फ्लामेटरी साइट पे काम करते हैं। आपका इन्फ्लामेशन से ही बेसिकली आपको पेन होता है, राइट। तो ये इसलिए इनको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी बोलते हैं, या इनकी वजह से आपका बुखार भी कम होता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज एंटी पायरेटिक ड्रग बोलते हैं। तो इसमें आपका ये पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन आएगा, एंड इसमें आपका कौन आएगा, मॉर्फिन आएगा, राइट। तो इस तरह से ये यूज़ हो गया आपके मॉर्फिन का। अब चलो बात करते हैं इसके समरी में। तो ये जो ड्रग है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट दैट इज कॉल्ड एज ए पेपावर सोमनीफेरम। इसको हम ओपियम पॉपी भी बोलते हैं, या इसके लैटेक्स से या रेजिन से आपको मिलता है। एंड ये भी बात याद रखिए, ये फ्रूट वॉल से, फ्रूट वॉल से आपको मिलता है, इसको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद जो है दैट इज़ अ एक्टिव ड्रग जो है इसमें मॉर्फिन है, राइट, हीरोइन या स्मैक बोलेंगे। एंड इसका जो तरीका सेवन करने का दैट इज स्नॉटिंग, अब ये गलती से लिखा है आपके बुक में, तो आपको वही फॉलो करना है। एंड उसके बाद जो है दैट इज इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये भी याद रखिए, IV यानी कि इंट्रावेनस, ठीक। एंड देन एक्शन ऑन द बॉडी। तो इसका एक्शन ऑन द बॉडी कैसा हमने बताया कि इट इज सीन एज डिप्रेसेंट, आपके ये बॉडी फंक्शंस को, आपके ब्रेन को स्लो डाउन कर देता है, राइट। एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव सेडेटिव यानी कि नींद लाने वाला, एंड पेन किलर यानी कि आपका दर्द कम करने वाली दवाई होती है, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट इसके बाद जो दवाई है आपके लिए दैट इज़ अ कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स यानी कि कैनाबिस के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम कैनाबिनॉइड बोलेंगे। अब बेसिकली इस प्लांट को केयरफुली देखिए, इस लीफ को केयरफुली देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये लीफ का स्ट्रक्चर ही देते हैं, एंड इसके ऊपर से आपको MCQ पूछ सकते हैं। तो बेसिकली कैनाबिस ये प्लांट है, कैनाबिस सटाइवा हम बोलेंगे। बेसिकली देखो
अब इसको कॉमन लँग्वेज में जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज अ हेम्प प्लांट, राइट। अब हेम्प प्लांट म्हणजे काय ते आंबाडी, ठीक है। अब बेसिकली हम आंबाड़ी का सब्जी भी खाते हैं, लेकिन वो जो है दैट इज अ कैनाबिस इंडिका एंड दिस इज अ कैनाबिस सटाइवा, ये बात याद रखिए, दिस इज अ कैनाबिस सटाइवा। इस प्लांट के सभी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, लीफ यूज़ कर सकते हैं, इनके जो है फ्लावर्स या फ्लावरिंग हेड्स हम यूज़ करते हैं, एंड इसके बाद इसका जो लैटेक्स या रेजिन होता है वो भी यूज़ किया जाता है। एंड इनके थोड़े थोड़े डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें बनती है जिनको हम कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो marijuana, हशीश, चरस, गांजा एंड भांग, ये सब इनके ही डेरिवेटिव होते हैं, दीज आर ऑल कैनाबिनॉइड्स, एंड सब में एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज कॉल्ड एज अ कैनाबिनॉल, दैट इज अ कैनाबिनॉल। एंड इस कैनाबिनॉल को या कैनाबिनॉइड्स को सेवन करने का तरीका जो है, इसको हम डायरेक्टली इनहेल करते हैं, स्मोकिंग किया जाता है, अब जानते हुए चिलम वगैरह, ठीक है, एंड इसको डायरेक्टली इंजेस्ट भी किया जाता है। देखो ये भांग है, इसको इंजेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। अब किसी भी फॉर्म में से आप इसको लीजिए, इसका जो इफेक्ट आपके ब्रेन पे ही होगा, सीएनएस पे होगा। हमारे ब्रेन में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं, एंड ये दवाई लेने के बाद ये हमारे ब्रेन के लिए स्टिमुलेंट है, ये बात याद रखिए, ये ब्रेन के लिए कैसा है, स्टिमुलेंट ड्रग, राइट। तो बेसिकली स्टिमुलेंट ड्रग, इससे पहले हमने डिप्रेशन ड्रग देखे थे, उसके क्या क्या फिनोमिनन होते हैं हमने देखे थे, ठीक है। अब स्टिमुलेंट ड्रग अगर हम लेते हैं तो इसमें बेसिकली पेशेंट को पहले जो है वेल बीइंग का फीलिंग आने लगता है, वेल बीइंग ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है, जिसको हम बोलते हैं यूफोरिया। इस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया, यानी कि आई एम द ग्रेट, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे अच्छा, ये जो फीलिंग आने लगती है दैट इज कॉल्ड एज अ यूफोरिया। बट ये डोज अगर बढ़ता है तो ऐसे पेशेंट्स को हेलुसिनेशन होने लगता है, हेलुसिनेशन, राइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेलुसिनेशन, इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, इट इज अ परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग। सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, जो चीज़ें अस्तित्व में ही नहीं है वो हमें फील होना, वो हमें दिखना, उसका फीलिंग हमें होना, उनकी हमें आवाज़ें आना, इसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन। यानी कि इन पेशेंट्स को सामने कोई ना होते हुए भी कोई इंसान दिखने लगता है, वो उनसे बातें भी करते रहते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी सारी बातें होती रहती है, इनको भास होने लगता है, ठीक है। तो ये इनिशियल फीलिंग इसमें जो आती है दैट इज अ यूफोरिया, एंड उसका जो एक्सेस डोज होगा उसमें आपको मिलेगा हेलुसिनेशन। तो स्टिमुलेंट ड्रग में आप ये दो ही इफेक्ट याद रखिए, बाकी इफेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन में आपने देखे थे कि भाई रिलैक्समेंट, स्लीप वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे यहाँ पे नहीं है, यूफोरिया एंड हेलुसिनेशन आपको मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई कैनाबिनॉइड्स का सिर्फ आपके ब्रेन पे ही इफेक्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। इनका इफेक्ट हमारे अदर ऑर्गन्स पे भी होता है, जिसमें प्रमुख में जो आता है आपका हार्ट आता है, एंड हार्ट में आपका हार्ट रेट इसमें बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टैकीकार्डिया। इसमें आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ टैकीकार्डिया। तो ये सारे इफेक्ट जो होते हैं कैनाबिनॉइड्स के होते हैं। इसमें आपकी मेमोरी भी खराब होने लगती है, मेमोरी का इम्पेयरमेंट होने लगता है, इसलिए कैनाबिनॉइड्स का सेवन करना नहीं चाहिए। दिस इज अ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल जो कि आपके बुक में है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं, एंड इसके ऊपर से आपको ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके समरी में अगर हम बात करेंगे तो इसका सोर्स जो है दैट इज अ कैनाबिस सटाइवा, इसको याद रखिए, नॉट अ कैनाबिस इंडिका, ठीक है। अब इसके क्या क्या यूज़ करते हैं हम, फ्लोरल हेड्स यानी कि इन्फ्लोरेंस यूज़ करेंगे, इसके लीव्स हम यूज़ करेंगे या रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए उनको आपको याद रखना है, ठीक है। देन एक्टिव ड्रग जो है इसमें दैट इज अ कैनाबिनॉल, ये शब्द आपके एनसीईआरटी का नहीं है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। देन टेकन बाय इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, यानी कि स्मोकिंग से इसको लिया जाता है, एंड एक्शन ऑन द बॉडी, यूफोरिक एंड कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। एंड ये जो दवाई है इसको स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज करते हैं, राइट। अब भाई मिसयूज यानी कि अब्यूज़ करते हैं, तो क्यों स्पोर्ट्स पर्सन इस दवाइयों को मिसयूज करते होंगे, राइट। बेसिकली बात यह होती है कि स्पोर्ट्स यानी कि परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस कोई रहे, फिजिकल रहे या साइकोलॉजिकल रहे या मेंटल रहे, तो परफॉर्मेंस के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है दैट इज़ अ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस अगर कम पड़ रहा है तो आपको कितने भी प्रैक्टिस होने दो, आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है, राइट। तो इस बात का यूज़ ये स्पोर्ट्स पर्सन कैसे करते हैं, यानी कि ये दवाई लेने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसको लेने के बाद इसमें जो फीलिंग आता है यूफोरिक, आई एम द ग्रेट, यानी कि इसमें कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है, तो इसमें परफॉर्मेंस भी तूफान होने लगता है, राइट। इसलिए इसको ये स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं, बट ये लेना गलत है, इसको डोपिंग बोला जाता है, राइट। तो ये डोपिंग अगर आइडेंटिफाई हो गया
तो इनको ये उम्र भर के लिए खेल से बेदखल भी किया जा सकता है, तो ये सेवन करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दवाई हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कोका अल्कलॉइड्स और कोकेन बोलेंगे। एंड ये जिस प्लांट से हम इसको लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एरिथ्रोजाइलम कोका। बात यह है कि ये प्लांट हमें इंडिया में नहीं मिलता, दिस इज़ द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका एंड इसकी वजह से ही इसकी स्मगलिंग देखी जाती है, राइट। तो बेसिकली इस प्लांट में हम इसके लीव्स यूज़ करेंगे एंड इस लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, इसको प्यूरिफाई करने के बाद इसका एक फाइन पाउडर बन जाता है, दैट पाउडर इज नोन एज अ कोकेन या इसी को क्रैक भी बोला जाता है। इसका आपके कोका कोला से कोई संबंध है ही नहीं, दैट कंटेन अ कैफीन, ठीक है, दिस इज अ कोकेन। अब देखो कोकेन एक फाइन पाउडर होता है, इसको लेने का तरीका स्नॉर्टिंग होता है, ये बात याद रखिए। स्नॉर्टिंग कुछ इस तरह से किया जाता है, देखो यानी कि इस ड्रग की एक फाइन लाइन बना दी जाती है एंड कोई पेपर्स में इसको रैपिंग करके डायरेक्टली नाक में खींचा जाता है। तो डायरेक्टली नाक में खींचना इसको हम स्नॉर्टिंग बोलते हैं। आपके नाक में जो होते हैं टर्बिनेट्स होते हैं, हमने पढ़ा टर्बिनेट्स में आपके ब्लड कैपिलरीज ही है, तो ये दवाई डायरेक्टली ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाती है, राइट। तो इस तरह से ये स्नॉर्टिंग तरीका हो गया। अब ये लेने के बाद इसका जो इफेक्ट होना है ये आपके ब्रेन पे ही होता है। ब्रेन पे इफेक्ट मतलब कैसे होता है कि भाई आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डोपामीन। आपको याद आ रहा है डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब डोपामीन का काम होता है कि भाई जहाँ जहाँ पे वो सीक्रेट कर रहा है उस पार्ट को यानी कि आपके ब्रेन पार्ट्स को सप्रेस करना, ये डोपामीन का काम है। तो ये जो दवाई है कोकेन, ये बेसिकली डोपामीन के काम में टांग अड़ाती है, यानी कि डोपामीन का इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर होने नहीं देती है। डोपामीन का काम है ब्रेन को सप्रेस करना एंड उसका अगर ये इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भाई ये जो दवाई है ब्रेन या सीएनएस स्टिमुलेंट है, राइट। तो ये अगर दवाई सीएनएस स्टिमुलेंट है तो इसके इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि भाई शुरुआत में क्या आएगा, यूफोरिया आएगा एंड डोज अगर बढ़ेगा तो क्या हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तो इसका हम समरी फॉर्म अगर देखेंगे तो इसमें जो आपको मिल रहा है प्लांट दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका या इसको हम बोलेंगे कोका प्लांट, ठीक है। एक्टिव ड्रग जो इसमें है दैट इज अ कोका अल्कलॉइड ACI, इसी को हम कोक या क्रैक बोल रहे हैं, ठीक। देन इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड एक्शन ऑन बॉडी। आपने देखा कि भाई इट इंटरफियर्स विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए डोपामाइन को, ठीक। एंड इट इज इसके जो इफेक्ट है दैट इज यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। देखो ये गलती से लिखा है, इंक्रीज्ड एनर्जी नहीं होती, देयर इज अ फीलिंग ऑफ इंक्रीज्ड एनर्जी होती है, ऐसी बात होती है, ठीक है। चलो एंड एक्सेसिव डोज अगर लेते हैं तो मैंने बताया ज़्यादा डोज अगर होता है स्टिमुलेंट डोज का तो उसमें आपको हेलुसिनेशन ही होता है। नाउ इसके बाद जो प्लांट है या ड्रग है बेसिकली इसका मेजर कभी एडिक्शन नहीं होता, बट कुछ लोग इसको मिसयूज करते हैं, इसलिए इसको आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। अब इसका नाम जो है एट्रोपा बेलाडोना। अब ये भी प्लांट जो है ये आपको इंडिया में नहीं मिलता, इट इज़ अ नेटिव ऑफ इजिप्ट बेसिकली, ठीक है। एंड इजिप्ट की जो रानी थी उसके नाम से ही इस प्लांट का नाम आया है। बेसिकली इसका नाम बेलाडोना है, राइट, बट इजिप्ट की रानी इसका नाम एट्रोपा था, वो ये यूज़ करती थी, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो गया एट्रोपा बेलाडोना। तो वो कैसे यूज़ करती थी, बेसिकली उसका यूज़ ऐसे था कि इसका जो फ्रूट्स है एंड इसके जो सीड्स है, इसके सीड के एक्सट्रैक्ट को अगर हम आँखों में डालते हैं तो हमारी आँखें यानी कि प्यूपिल्स डायलेट होने लगते हैं। अब प्यूपिल डायलेट रहना या बड़े प्यूपिल रहना दिस इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी, ऐसी ये इजिप्ट लोगों की धारणा होती, राइट। एंड उसकी वजह से खुद को ब्यूटीफाई करने के लिए एट्रोपा नाम की रानी इसको यूज़ करती थी, इसलिए इसका नाम क्या आ गया एट्रोपा बेलाडोना। एंड इसी की वजह से इसमें जो एक्टिव ड्रग है उसका भी नाम आ गया एट्रोपिन। तो इसमें जो एक्टिव ड्रग है दैट इज एट्रोपिन। अब ये एट्रोपिन काम कैसे करता है, बेसिकली इट इज अ एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक मतलब क्या हो गया, कोलिनर्जिक मतलब एसिटिल कोलिन के खिलाफ, ऐसी बात है, राइट। यानी कि ये एसिटिल कोलिन की एक्शन को होने नहीं देती, ऐसी बात हो जाती है। यानी कि एसिटिल कोलिन आप जानते हो इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, राइट, एंड इस न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को ये होने नहीं देती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एंटी कोलिनर्जिक। आपके ब्रेन के पार्ट में कई जगहों पे एट्रोपिन ये सप्रेसेंट होता है, कई जगहों पे ये स्टिमुलेंट होता है, बट कई जगह पे ये सप्रेसेंट भी है, राइट। एंड इसकी अगर एक्शन नहीं होगी तो बेसिकली आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, दैट्स वाई
दिस इज अगेन अ स्टिमुलेंट ड्रग, राइट। तो इट इज अगेन अ CNS स्टिमुलेंट ड्रग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब ये प्लांट के बारे में जानकारी हो गई, इसमें एक्टिव ड्रग आपने समझ लिया एट्रोपिन है, राइट। ये प्लांट इजिप्ट का है, लेकिन इसका भाई हमारे इंडिया में मिलेगा, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज धतूरा, या क्या मराठी में आपने धोत्रा म्हणतो, ठीक है। अब बेसिकली इसको बच्चे शिकार होते हैं, राइट, बड़ों में ज़्यादा इसका कोई मिसयूज नहीं होता। या अब इसका जो फ्रूट होता है ये अट्रैक्टिव होता है, स्पाइन्स होता है, एंड बच्चे इसको खेलने की कोशिश करते हैं, एंड बच्चों का स्वभाव होता है खेलते खेलते किसी चीज़ को टेस्ट कर लेना, तो बच्चे इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, एंड इसकी वजह से फिर वो बाद में पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनको हेलुसिनेशन होने लगता है, ब्रेन स्टिमुलेशन की वजह से ये बात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये मिसयूज़ हो जाता है। चलो, तो ये हो गया धतूरा, इसमें जो ड्रग है दैट इज़ एट्रोपिन, ठीक है। उसके बाद कुछ ड्रग्स जो आपके बुक में मेंशन किए गए हैं उनको आपको पढ़ना नहीं है, बस इनके नाम एंड इनकी कैटेगरी आपको याद रखना है, राइट। बार्बिचुरेट्स यानी कि CNS सेडेटिव्स, सेडेटिव्स यानी कि डिप्रेसेंट, याद रखिए इसका पैरेलल शब्द कौन सा है, CNS डिप्रेसेंट है, ठीक है। देन एम्फेटामाइन, ये CNS स्टिमुलेंट है, इसको हम सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, हमारे बॉडी में ज़्यादा फीलिंग आने लगती है एनर्जी की, इसलिए इसको सुपरमैन ड्रग बोला जाता है, ठीक है। एंड LSD जैसे मैंने बताया, ये एक फंगस से मिलता है, क्लैविसेप्स पर्प्यूरा से ये मिलता है, एंड इसका एक्सीडेंटली सेवन किया जाता है, राइट। एंड इससे भी ये CNS स्टिमुलेंट ही है, CNS स्टिमुलेंट होने की वजह से ये हेलुसिनोजेनिक है, एंड लोग पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो एक ड्रग आपको याद रखना है, बेंजोडाइजेपाइन्स यानी कि नींद की गोलियाँ, नींद की गोलियां मतलब सेडेटिव यानी कि CNS डिप्रेसेंट ही होती है, राइट। अब आपको एक होमवर्क करना है, यानी कि अब तक जितने ड्रग्स हमने पढ़े उनको 2 कैटेगरीज में आपको लिखना है, CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स एंड CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स, ये आपके लिए वर्क रहेगा। अब आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि भाई ये कुछ डिप्रेसेंट है, कुछ स्टिमुलेंट है, तो हम ये मेडिसिन है तो हम कब यूज़ करते हैं? सिंपल सी बात, अपोजिट एक्शन, राइट। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, राइट, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरा जीवन कोई काम का नहीं है, अब ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, तो ऐसे डिप्रेस्ड पेशेंट को हम CNS स्टिमुलेंट ड्रग दे देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, आप जो बोला था कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अब वो बोलेगा मेरे पास बहुत कुछ है, ऐसी उल्टा फीलिंग आने लगती है, तो प्रॉपर डोज में देना पड़ता है, ठीक है। एंड जो कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया, आई एम द ग्रेट, मैं इस दुनिया में बहुत बड़ा, और कोई बहुत चंचल हो गया जिसको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया बोलते हैं उसको, नींद ना आने इसको हम क्या बोलते हैं, इंसोम्निया, तो ऐसे पेशेंट को हम CNS डिप्रेशन दे देंगे, मतलब उसका ब्रेन जो है शांत हो जाएगा एंड उसको नींद भी आने लगेगी, ऐसा इनका यूज़ हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये आपको 2 कैटेगरीज करने हैं, CNS डिप्रेशन, CNS स्टिमुलेंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ड्रग दवाइयाँ हमारी खत्म हो रही है। अब ये कोई दवाई है नहीं, इसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, राइट, दैट इज़ टोबैको या टैपियोका प्लांट भी बोलते हैं इसको। तो टोबैको जो प्लांट होता है ये उसकी खेती है, एंड ये टोबैको का प्लांट है, इसके हम लीव्स यूज़ करते हैं, पत्ते यूज़ करते हैं, राइट। अब ये जो लीव्स ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद इसका अगर जो चूरा हो जाता है, राइट, उसी को हम टोबैको बोलते हैं, ठीक। तो ये टोबैको कैसे लेता है वगैरह वगैरह आपको पता ही है, ठीक है। तो टोबैको सेवन करने के तरीके बहुत सारे हैं, तो इसमें कई लोग इसको स्मोक करते हैं, सिगरेट रहे या बीड़ी रहे, उसके बाद कई लोग इसको च्यू करते हैं, बाकी आप जानते हो वो क्या क्या बोलते हैं, खर्रा मटेरियल वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। या प्योरीफाइड तंबाकू जो होती है, बारीक पाउडर, फाइन पाउडर, इसको डायरेक्टली नाक में भी खींचा जाता है, इसको स्निफिंग बोलते हैं, नॉट या स्नफ बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, एंड किसी भी तरीके से आप लीजिए इसको। इसमें जो एक्टिव ड्रग है वो जो है दैट इज़ अ निकोटीन, जो आपके लिए ब्रेन के लिए बहुत एडिक्टिव होती है। इसके कई आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स हैं, राइट। इसका आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट है, ब्लड वेसल्स पे है, मसल्स पे है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इफेक्ट है, लेकिन इतने सारे इफेक्ट आपके बुक में मेंशन नहीं किए गए हैं, वो सिर्फ आपके हार्ट की जो बात है उसमें करते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली इसमें जो समरी फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है इसमें, निकोटीन, एंड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी जो बताया गया दैट इज CNS स्टिमुलेंट, एंड ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन को रिलीज करवा देती है। इसकी वजह से आपका जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा दैट इज अ टैकिकार्डिया, आपके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एंड इन सारे इफेक्ट्स की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, दैट इज राइज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ऐसा बात आपके NCERT में लिखा गया, ठीक है। चलो, अब टोबैको से इतना डरना क्यों, आपके सिलेबस में मेंशन क्यों किया गया, राइट।
बेसिकली इसलिए मेंशन किया, जब हम कैंसर पढ़ रहे थे तो मैंने बात बताई थी टोबैको इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, राइट। एक बार भी सेवन करने से इससे कैंसर हो सकता है, इट इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक, एंड इसलिए हर टोबैको प्रोडक्ट पे ये वार्निंग दिया जाता है, राइट। तो एक बार भी सेवन करने से ये कैंसर हो सकता है, इसलिए वार्निंग होती है, बट बहुत सारे लोग इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये हाईली एडिक्टिव होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स है इस टोबैको के? देखो, अगर हम इस टोबैको को अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे, एक भी आप हमारे बॉडी का ऑर्गन नहीं है जो इस टोबैको से बचता होगा, ठीक है। तो स्मोकिंग से कैंसर ऑफ हमारा लंग्स होता है जो कि बहुत खतरनाक कैंसर होता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, कैंसर ऑफ थ्रोट हो सकता है। उसके बाद आपको स्मोकिंग की वजह से ब्रोंकाइटिस यानी कि ट्रकिया की आपकी ब्रोंकाई की बीमारी हो जाती है, हम जो पढ़े हैं रेस्पिरेशन में, ठीक। एम्फाइसेमा, ये भी आपको याद ही आ रहा है, ये स्मोकिंग की वजह से ही होता है, यानी कि आपकी एल्वेओलाइज की जो वॉल्स है वो रप्चर हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज या कोरोनरी हार्ट डिसीज यानी कि आपके इस्केमिक हार्ट डिसीज, इसी की वजह से होता है। आपके एथेरोस्क्लेरोसिस में इसमें आपका एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है। उसके बाद जो है गैस्ट्रिक अल्सर्स यानी कि पेट में आपके छाले बन जाते हैं, इसमें बहुत डेंजर कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एंड स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, यानी कि आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ अ वेरी मच हाई एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन 200 to 300 टाइम्स, एंड इसलिए एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन को बाइंड हो गया तो वो उसका साथ छोड़ता नहीं एंड वो वहीं पे अटैच रहता है एंड वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता, इसलिए आपके बॉडी में क्या होगा, हाइपोक्सिया, यानी कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे हो गए साइड इफेक्ट विद द स्मोकिंग। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ चिविंग, बहुत खतरनाक होता है, राइट। इससे आपको कैंसर ऑफ ओरल कैविटी डेवलप होता है। देखो ये कैंसर कितना खतरनाक दिखता है, ठीक है, एंड ये होता भी खतरनाक ही है। एक बार अगर ये हो गया तो इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस पार्ट में सर्जरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इंसान कुत्ते की मौत मरता है। इसलिए एंड ये बात याद रखिए, एक बार सेवन करने से भी ये कैंसर हो सकता है। अब देखो इंसान अगर यहाँ से कुछ खाएगा तो डायरेक्टली यहाँ से बाहर आएगा, यानी कि कैसे उसकी गंदी हालत हो जाएगी। तो इस पिक्चर को केयरफुली देखिए टोबैको को हाथ लगाने से पहले, राइट। तो चलो ये हो गया आपके टोबैको के साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ड्रग्स पूरे खत्म होते हैं।